हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम हमारे अतीत के यानी कि चैप्टर 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर 8 नहीं, क्लास 8 का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जो देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासन कैसे चलाया जाता था, स्थायी भूमि बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, है ना, और महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे और जो है कैसे जो है अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज जो है हमारे देश में आए और किस प्रकार जो है इन्होंने अपनी सत्ता जो है स्थापित करनी शुरू की। ये भी चीज़ हम देखेंगे कि मुट्ठी भर अंग्रेज आए और हमारे पूरे देश, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश पे शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये है 1765 में, जब रॉबर्ट क्लाइव जो है मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, आप देख पा रहे होंगे रॉबर्ट क्लाइव हैं ये, है ना, और ये जो है उड़ीसा और बिहार की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए, कंपनी दीवान बन गई, ठीक है, कंपनी क्या बन गई, दीवान बन गई। बात है 12 अगस्त 1765 की, ठीक है। याद होगा, कुछ याद आ रहा होगा कि 1765 में क्या हुआ था, सैक संधि हुई थी। तो मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। तो देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना जो है मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। आप इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो ऊपर चित्र दिखाया मैंने आपको, तो इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है, और यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा दिया था। तो बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना और अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। तो देखिए, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों में मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने, आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। तो व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। तो देखिए, समय के साथ जो है कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे जो है सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो बाहरी ताकतों के होने की वजह से, जैसे आप सभी जानते हैं कि मात्र एक तो यूरोपीय कंपनी हुई नहीं थी, फ्रेंच भी आई थी, डचेस भी आए थे, डेनिश भी आए थे, है ना। तो ये सारी कंपनियां थी। तो बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे, यानी कि उस समय मुगलों का भी शासन था, है ना, और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। बात हो रही है मुगलों की। तो ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। तो यह काम कैसे हो, अब हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि कंपनी ने जो है ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरीके से तय किए, और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। बात हम कर रहे हैं नील की खेती के। देखिए, पूरी नील की खेती के ब्यौरा के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे कंपनी की आमदनी। देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। तो कंपनी जो है भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने से हिचकिचा रही थी। तो उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर सके और कम से कम कीमत जो है बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। तो इसी कारण जो है 5 साल के भीतर बंगाल की कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। बात कर रहे हैं 1865 की। तो 1865 के पहले कंपनी जो है ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। और अब क्या हुआ, अब जो है बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। देखिए कैसे मुनाफा कमा रहे थे ये हमारे भारत से। तो जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनियों को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती जो है चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी।
तो देखिए 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद जो है वो सुला दी, और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। आप ध्यान रखेंगे कि कितनी बड़ी जो है त्रासदी आई होगी कि अकाल के कारण इतने सारे लोग मारे गए। अब देखिए, अब आप ये फिगर देख लीजिए। सबसे पहले ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया, और उस समय जो है वो गवर्नर जनरल थे, कहाँ के? भारत के। अब मैं 1-2 बातें आपको स्थायी बंदोबस्त के बारे में बता दूं। देखिए, ये जो है 10 साल का नियम लागू किया गया था इसमें उस समय। सबसे पहली बात आप जान लो, स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। ये 10 साल की बंदोबस्त थी, और इसे कब लागू किया गया? 1793 में। कब लागू किया गया? 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अब देखिए आगे, बंगाल में जो है स्थायी बंदोबस्त का विचार किसने? हेस्टिंग ने। हेस्टिंग। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का सर्वप्रथम विचार हेस्टिंग के समय में फिलिप फ्रांसिस नामक जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया था, लेकिन ये कार्यान्वित नहीं हो सका। तो अब ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा जो है वो शामिल था, जिसमें बंगाल थे, बिहार थे, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर भारत के लगभग राज्य थे। ठीक है, इसे लागू किया गया वहाँ। अब इस व्यवस्था में क्या था? अब देखिए, इस व्यवस्था में ये था कि इसके अंतर्गत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता मिली थी, तो उनको जो है अपने भू क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 10वां या 11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था, और शेष जो है कंपनी के पास जमा कराना होता था। फिर क्या हुआ? ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जो है काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे, और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन वापस छीन ली जाती थी। और क्या होता था इसमें? देखिए, इस व्यवस्था का लाभ के रूप में कंपनी जो है आय का एक निश्चित हिस्सा तय हो गया, और जिस पर फसल नष्ट होने का कोई असर नहीं पड़ता था। दूसरा लाभ स्थायी बंदोबस्त से ये हुआ कि जमींदार के रूप में कंपनी को एक ऐसे वर्ग का सहयोग मिला जो लंबे समय तक कंपनी के प्रति निष्ठावान रहा। तो क्या हुआ इसमें? इस बंदोबस्त में सबसे, देखिए, इस बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जमींदारों को जो है भूमि का पूर्ण स्वामी स्वीकार कर लिया गया था, है ना, इसीलिए इसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। तो देखिए, इस जो है स्थायी बंदोबस्त, जो जैसे देखिए कोई भी बंदोबस्त आएगा, आप किसी के ऊपर किसी की प्रताड़ना करेंगे तो कभी ना कभी तो वो समाप्त होएगी ना। तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था का भी समापन हुआ। कब? ये जो है इसका समापन जो है 1955 में बने वेस्ट बंगाल एक्विजिशन ऑफ एस्टेट एक्ट द्वारा समाप्त हो गया। अब आइए देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपना राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? बिल्कुल नहीं रह सकती थी। तो कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यह काम किस तरीके से किया जा सकता था? तो ये सवाल जो है 2 दशकों तक बहस चलती रही इस पर, और आखिरकार आया टाइम 1793 का, जब लागू हुई स्थायी बंदोबस्त, जिसे कि मैंने बताया जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। तो इस बंदोबस्त में जो है शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। अब जमींदार जो है किसानों से लगान वसूलने और कंपनी का राजस्व चुकाने का इनको जिम्मा सौंपा गया। अब उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप में तय कर दी गई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जा सकता, ना इजाफा किया जा सकता है, ना कमतर किया जा सकता है। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, और जो है जमींदार को ज़मीन के सुधार के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो उन्हें लगता था, क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, और इसीलिए जमींदार जो है बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे। अब देखिए, इस व्यवस्था से समस्या क्या उत्पन्न हुई? समस्या ये उत्पन्न हुई कि देखिए, ये स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी।
कैसे कर दी? तो कंपनी के अफसरों ने ये देखा कि अभी भी ज़मींदार जो है ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था ना, वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। और जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता, यानी कि असफल हो जाता, तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। तो बहुत सारी ज़मींदारियों को जो है कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अब आई 19वीं सदी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। क्या हुआ था ये देखें, तो बाज़ार में जो है कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। तो इससे जो है ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए एक राजस्व तय कर चुकी थी ना, तो अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो उसमें जो है कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, और जो बचे रह गए थे उन्हें अब बिना परेशानी के ही निवेश का सामना करना पड़ रहा था। अब देखिए, ये कोलब्रुक जो है कोलब्रुक का कथन भी देख लेते हैं। बंगाल में रैयतों पर कोलब्रुक का कथन है ना, तो इनके कथन को भी हम देख लेते हैं। देखिए, बंगाल के जो है बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों के पट्टे पर ज़मीन देते थे और उनसे जो है भारी लगान वसूल करते थे। तो 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति अपने शब्दों में बयान की। कहा, देखिए क्या कहा, आप भी सुनिए। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने का भी पूरा नहीं मिलता, तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। तो देखिए, आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी जब तक जो है जमींदार जो है किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। और दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ गांवों के किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। कैसे? किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था, और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो देखिए, वही चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको शुरू में बताया। अब देखिए, अब एक सदी का अंत, अब एक नई व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, तो देखते हैं क्या व्यवस्था थी। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जैसे कि बताया था मैंने कि उनका जो है सिद्धांत एक ही जैसा था, है ना। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चों चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हो, तो स्थायी रूप में राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। तो अब बात करते हैं। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों के इलाकों में ज़्यादातर ये फैला। अब हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी, ध्यान रखेंगे कौन, हॉल्ट मैकेंजी जो है नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। अब देखिए क्या है कि अब मैकेंजी ने एक व्यवस्था लागू की। अब आइए इसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम बुक में जो लिखा है इसको भी देख लेंगे। ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। क्या थी? महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है। महाल का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी और यह एक गांव तथा गांवों के एक समूह होती थी। अब देखिए कब लागू हुई? 1822 में। और किसने लागू की? हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है इस व्यवस्था का जन्मदाता। अब देखिए, इस व्यवस्था में जो है भू राजस्व का निर्धारण महाल या फिर समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। तो महाल जो है, महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के या फिर भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। तो जिसमें जो है गांव के लोग अपने मुखिया और प्रतिनिधियों द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। तो देखिए, ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी ना, वो ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से में लागू थी। स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत हिस्से में लागू थी? 19%। और महालवाड़ी जो है 30%।
ठीक है। ये व्यवस्था जो है दक्कन हो गए, उत्तर भारत के कुछ ज़िले हो गए, आगरा हो गया, अवध हो गया, पंजाब हो गया, इसमें जो है ये हिस्से शामिल है। तो देखिए सर्वप्रथम जो है इसी व्यवस्था में भू राजस्व निर्धारित करने के लिए मानचित्रों और पंजीयन का प्रयोग की व्यवस्था की गई। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मानचित्र और पंजीयन का प्रयोग किस व्यवस्था में लाया गया, तो किस में लाया गया, महालवाड़ी व्यवस्था में। और यह योजना मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार की गई। अब आइए देखें बुक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक हमने देख लिया 1822 में जो है वो लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको जो है बचाए रखना चाहिए। तो उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया। बहुत अच्छा काम किया है ना। फिर क्या हुआ, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह यानी कि महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी। अब राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इसी व्यवस्था को कहा जाता है महालवाड़ी व्यवस्था। आगे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे मुनरो व्यवस्था, जिसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो देखिए रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, क्या होता है, किसान। मुनरो व्यवस्था क्यों कहते हैं इसे, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई ये दूसरी व्यवस्था थी, जिसके जन्मदाता थे टॉमस मुनरो, और इसीलिए इसके जो है मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। और देखिए 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल में ज़िले में जो है वो लागू किया गया। तो तमिलनाडु के अलावा मद्रास हो गया, बम्बई के कुछ हिस्से हो गए, पूर्वी बंगाल का हिस्सा हो गया, आसाम, कुर्ग के हिस्सों में ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ। और ये हुआ 51%, मतलब टोटल भारत का कितना क्षेत्रफल, 51% क्षेत्रफल में ये जो है हिस्सा शामिल है। तो देखिए रैयत व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था, रैयतों को भूमि का मालिकाना अधिकार मिल गया था और जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे व्यवस्थित रूप से जो है भुगतान करने की अदायगी करते थे। और रैयत व्यवस्था में जो है कृषक ही भूस्वामी होता था और जिसे भूमि की कुल उपज का 55% से 33% जो है वो उसके बीच का लगान अदा करना होता था। तो देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये लगान वसूली की सबसे कठोरता वाली पद्धति थी। देखिए कैसे की जाती थी कि लगान की दर में जो है काफ़ी ऊंची थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि कृषक महाजन के चंगुल में फंसता गया और जो कालांतर महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण भी बना। इसमें देखिए प्रत्येक 30 वर्षों में जो है लगान अदायगी की समीक्षा भी की जाती थी। तो देखिए रैयत व्यवस्था के 2 मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य ये था कि एक भू राजस्व की नियमित वसूली और दूसरा जो है रैयतों की स्थिति में सुधार। पहला वाला तो जरूर इसका उद्देश्य पूरा हुआ लेकिन दूसरा नहीं। रैयतों की स्थिति जो है दिन ब दिन बदतर होती गई। 1836 के बाद जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा कुछ सुधार किया गया, लेकिन उर्वरता और फसल की उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण किया गया और जिसका जो है कृषकों और कंपनी दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। अब आइए देखिए बुक में भी क्या लिखा है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में, अच्छा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये जो मुनरो व्यवस्था है यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था वो किस क्षेत्र में लागू की गई, तो दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू की गई है ना। यह व्यवस्था जो है नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया और वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार यानी कि रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। और कैप्टन जो है अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जों में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण जो है भारत में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में जो है परंपरागत जमींदार नहीं थे और इसीलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अब देखिए राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का ये भी मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा
करनी चाहिए। अब देखिए बात कर रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं था। देखिए नई व्यवस्था लागू होने के बाद जो है महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत जो है यानी कि किसान गाँवों से भाग रहे थे और बहुत सारे क्षेत्र में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बात करेंगे यूरोप के लिए फसलें। तो यहीं से बीज बोया जा रहा है नील की खेती का, ठीक है। तो अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। तो 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, लगभग 150 साल तक अंग्रेज जो है देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे देखिए बंगाल में पटसन हो गया, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये कैसे किया गया, तो अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों को जो है खेतों में फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। अब आइए जो है इस प्रकार जो है हम बात करेंगे किसकी, देखिए तो उत्पादन को अच्छी तरीके से हम समझेंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि नील की खेती के बारे में बात हो रही है, इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। तो क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरीके से पैदा किया गया। देखिए इन जो आप छाप मैं आपको प्रीवियस इसमें दिखा दूँ, ये देखिए ये जो आपको एक कलमकारी छाप दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ये नील से बनाया गया, ठीक है। नील की बहुत भारी मांग हुआ करती थी उस समय, तो इसीलिए अंग्रेज जो है विवश करते थे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखें। देखिए इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दिया ना, वो नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था और इस बात की काफ़ी संभावना थी कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों से में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाली नील की पौधों से ही तैयार किया गया होगा और उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। अब देखिए यही समाप्त हो रहा है ये वीडियो, क्योंकि नील की खेती जो है आधा आधा बताऊंगी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पूरा डिटेलिंग हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, कि कैसे भारत में नील की मांग बढ़ी, हाँ किसान कैसे उससे त्रस्त हुए। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी ज़मीन में नील की खेती करते हैं तो फिर आप उसमें जो है दूसरी या फिर खाद्यान्न फसलों को उपजाऊ नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे भूमि जो है वो बंजर होती जाती है। अभी हम देखेंगे। तो देखिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं वीडियो और अगले पार्ट में लाऊंगी मैं आपको नील की खेती के बारे में पूरा डिटेलिंग में, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।